हमने कल डिस्कस किया था गुणात्मक शोध के बारे में, और गुणात्मक शोध का जो लॉस है, जो नुकसान है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। इससे कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन को हम लोग डिटेल में कल हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे। लिमिटेशन यानी सीमाएं जो होती है, कहाँ पर ये काम नहीं करता, कहाँ तक इसकी एक्यूरेसी है, ये जानना हमारे लिए बहुत, इसको हमेशा याद रखना ज़रूरी होता है। लिमिटेशन ऑफ अच्छा, एक बात होती है कि ये जो हम टर्म अप्लाई करते हैं, जनरल हम कैसे करते हैं, किसी सामान्यीकरण कैसे करते हैं, कैसे किस तरह से करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपसे कहा जाए कि कोई इवन नंबर है, और इवन नंबर को हमेशा हम 2n से शो करते हैं, जहाँ पे n क्या है आपका 1 2 3 ऐसे, तो इसका हम कहते हैं सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन कहते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि हर जगह पे ये सही होगा। अगर आप n = 1 पुट करो तो 2 × 1 क्या 2 आ जाएगा, n = 2 पुट करो 2 × 2 कितना आएगा 4 आएगा। देखो ये सब इवन नंबर है, ये सब क्या होगा आपका इवन नंबर, तो मतलब सम संख्या जिसे कहते हैं। तो अगर इसको कहते हैं ये कहीं भी गलत नहीं होगा, मतलब हम सामान्यीकरण का मतलब ये होती है कि किसी भी जगह पे आप इसको अप्लाई करोगे तो वो एक ही परिणाम देगा। इसे कहते हैं हम लोग सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन कहते हैं इसको। जैसे 2 सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। क्या चीज? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर, ओके सॉरी। अभी दिख रही है? जी सर। ओके, मैं बता रहा था कि जो सामान्यीकरण होता है, इसका मतलब क्या होता है, जी हाँ, ये जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं जनरलाइजेशन करना, इसका जब भी हम इस बात में बात करेंगे कि सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन, इसका मतलब ये होगा कि ये चीज़ हर जगह अप्लाई हो रही है। जैसे अगर बोलते हैं कि कोई इवन नंबर को हम अगर बोलते हैं कि 2n से शो करेंगे, जहाँ वेर n = क्या है आपका कोई इंटीजर, जैसे 1 2 3 4 ऐसे, तो ये आपका 2n क्या होगा आपका इवन नंबर हो गया। तो ये हर जगह पे आपका 2n इवन नंबर ही होगा। इसे कहते हैं हम लोग सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन, जो हर जगह पे काम करेगा। अगर बोले ऑड नंबर, तो कोई भी ऑड नंबर अगर लेते हो आप, तो वो क्या होती है आपका 2n + 1, मतलब n = क्या होगा 1 2 3 4 ऐसे आपका n का वैल्यू हम चेंज करेंगे। आप देखो कहीं भी अगर रखते हो तो वो ऑड नंबर ही दिखाएगा। n = 1 पुट करो तो 2 × 1 + 1 = 2 + 1 = 3। ऑड नंबर वो नंबर होती है जो 2 से नहीं कटता है, डिवाइड नहीं होता है। इसे कहते हैं सामान्यीकरण। मतलब जो हर जगह पे आपका रिजल्ट एक ही परिणाम देगा। अगर बोलता हूँ कि H2O, पानी को अगर हम डिकम्पोज करेंगे, क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। दुनिया में किसी भी जगह से कहीं से भी आप पानी का सैंपल लो तो क्या होगा आपका ये वैलिड होगा, मतलब हर जगह पे आपका ये काम करेगा कि पानी में क्या होती है H और O होती है। इसे कहते हैं हम लोग सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन कहते हैं इसको। तो स्मॉल सैंपल आर ऑफन यूज्ड टू गैदर डिटेल्ड डेटा अबाउट स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट्स। तो इसमें क्या होती है आपका, जब हम इस शोध को हम देखते हैं, मतलब क्वालिटेटिव शोध जो होती है, गुणात्मक शोध, इसमें डेटा की संख्या क्या होती है आपका कम होती है, जिससे कि हम विस्तार से इसका शोध कर सकें। डिस्पाइट rigorous analysis procedure, it is difficult to draw the generalizable conclusion because the data may be biased हो सकती है, पक्षपातपूर्ण हो सकती है, क्योंकि ये आपका गुणात्मक है। गुणात्मक मतलब क्या होती है कि जैसे मैंने बोला कि आपसे पूछा गया कि आप बताओ कि आपको ये खाना आज कैसा लगा, पर्टिकुलर किसी रेस्टोरेंट का खाना, आप बोलोगे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगले ही दिन जाओगे तो आप बोलोगे कि ये खाना फिर से आप खाओ, कि आपको वैसा ही लगा, हो सकता है कि आपको उससे ज़्यादा अच्छा लगे या उससे कम अच्छा लगे। तो ये क्या होती है, हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते। ये आपका इसीलिए कहते हैं अनरिप्रेजेंटेटिव होता है,
ऑफ द वाइडर पॉपुलेशन। अगर बहुत ज़्यादा संख्या में अगर आप लेते हो मतलब इसका, तो वे सबके राय एक ही होगी किसी भी बातों पे। जब आप डिबेट में देखते हो किसी पैनल पे बैठता है, सब पे सारे लोग बहुत आपका ज़्यादा अच्छे मतलब पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत लिटरेट होते हैं, तब भी उनका मतलब जो बिहेवियर, उनका जो राय होती है वो सब अलग अलग हो सकती है किसी एक मुद्दे पे। इसलिए क्या होती है, इसमें हम सामान्यीकरण नहीं कर पाते। अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है कि क्या हम कि इससे हम सामान्यीकरण कर पाते हैं, गुणात्मक विधि में क्या हम सामान्यीकरण कर पाते हैं, नहीं कर पाते, इसका भी याद रखेंगे। फिर आता है आपका लेबर इंटेंसिव, मतलब ऑल्दो सॉफ्टवेयर कैन यूज टू मैनेज द रिकॉर्ड इन अ लार्ज अमाउंट। सॉफ्टवेयर से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से हम बड़े अमाउंट के चीज़ों को हम मतलब मैनेज कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट के फॉर्म में या डेटा एनालिसिस के फॉर्म में, स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में। हमने बता दिया कि हमारे देश में एवरेज इतने मतलब पर हेड इनकम इतनी है, तो हमने इस तरह से हमने उसको मैनेज कर सकते हैं, उससे परफॉर्मेंस इत्यादि को मैन्युअली, लेकिन उसको मैन्युअली भी कर सकते हैं। तब भी बहुत ज़्यादा जो एक्यूरेट होगा अगर आप गुणात्मक लेंगे तो ये ऐसा नहीं होता। जैसे आप देखते हो कि आज आप जिनको वोट करते हो, कुछ टाइम बाद आपके उनके प्रति जो भावनाएं हैं वो बदल सकता है। तभी तो किसी पार्टी को कभी मतलब मेजोरिटी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। तो ये क्या आपका ये गुणात्मक होती है, क्वालिटेटिव होती है। आप उनके कामकाज देखते हो, फिर या तो आप अगर पहले आप उनको पसंद नहीं करते थे तो अभी हो सकता है पसंद कर लो, या पहले पसंद करते थे हो सकता है अभी पसंद नहीं करते हो। तो ये क्या होती है, गुणात्मक होती है। इसका हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते। और यह हम कह सकते हैं कि सीमित सामान्यीकरण, एक तो आपका लिमिटेड ही होती है इसका, जिसको हम हर जगह पे ये काम करें ऐसा नहीं होना मुश्किल होता है। सम ऑफ द क्वालिटेटिव मेथड्स आर, कुछ मेथड कहाँ पे क्वालिटेटिव मेथड इस्तेमाल होती है उसका भी याद रखेंगे हमेशा। इन डेप्थ इंटरव्यू, इन डेप्थ इंटरव्यू जो होती है जिसको हम 1-to-1 इंटरव्यू कहते हैं। इन डेप्थ मतलब बहुत गहराई से आपका जांचना, इंटरव्यू को दे लेना। तो ये क्या होती है, ये आपका गुणात्मक होती है। इसको आप याद रखोगे जिससे आपको क्वेश्चंस करने में बहुत आसान हो जाएगा कि इन डेप्थ इंटरव्यू किसका उदाहरण है, गुणात्मक है या मतलब क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, इस तरह का ऑप्शन आ सकता है। इसको आप याद रखोगे। फोकस ग्रुप, फोकस ग्रुप क्या होती है, 1-to-1 इंटरव्यू होती है इसमें, इन डेप्थ इंटरव्यू में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रुप, इसे कहते हैं फोकस ग्रुप। जैसे हमने कुछ पर्टिकुलर लोगों पे ही हमने फोकस किया, उस पर बहुत ज़्यादा हमने उस पर शोध किया। जैसे मान लो कि हमने ये शोध किया कि एक ही एटमॉस्फेयर में एक ही टीचर के साथ पढ़ते हुए, एक ही स्टडी मटेरियल को एक ही बोर्ड के बच्चे और सब कुछ एक रहते हुए भी कुछ बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई करके निकाल लेते हैं, बहुत अच्छी आपका मान लीजिए कि 98% या सब जगह पे बहुत अच्छे करते हैं, और कुछ बच्चे आपका एवरेज करते हैं जबकि उनका सब कुछ आपका सेमी है। तो वो बच्चे किस तरह करते हैं, उनका फोकस आपका हो गया कि जितने बच्चे जो टॉप 5 बच्चे हैं उनको लेके हम देखेंगे कि वो किस तरह से उनका जो स्पेसिफिक टास्क कैसे करते हैं, तो आप उन पे शोध कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड फोकस, एक फोकस करते हो पर्टिकुलरली। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रुप, ये आपका क्या है, गुणात्मक शोध का यानी क्वालिटेटिव आपका मेथड जहाँ पे इस्तेमाल होती है। इसको आप, ये एग्जांपल है फोकस ग्रुप में जब हम शोध करते हैं या रिसर्च करते हैं। इंटरव्यू क्या होती है, इन डेप्थ इंटरव्यू, जिसमें 1-to-1 होती है, मतलब ग्रुप पे नहीं होती है, 1-to-1 होती है। फिर आपका होती है नैरेटिव रिसर्च, द अवेलेबल लिटरेचर कवर्स द टॉपिक और द इशू। फिर होती है आपका किसी घटना के बारे में फेनोमेनोग्राफी, कि कोई इंसिडेंट हुआ, जैसे आपका मान लीजिए कि कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हुआ या ऐसा कुछ कोई चीज़ें हुआ, या मतलब मान लीजिए कोई भी प्राकृतिक का कुछ आपदा हुआ, इसमें भी हम देखते हैं कि वो फेनोमेना कैसे घटा, पर्टिकुलर घटना कैसे हुई है। द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ ए फेनोमेनन, इसको हम कहते हैं फेनोमेनोलॉजी। इसमें भी क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है, क्योंकि हम लोगों से पूछेंगे कि उनका अनुभव क्या है उसके ऊपर। सबका अनुभव एक तरह का होगा ये ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था कि एक फेनोमेना कोई 2 कंट्री के 2 रिप्रेजेंटेटिव गए दुनिया के बाकी कंट्री में ये डेटा, ये रिसर्च करने के लिए कि क्या वहाँ पे चप्पलों का या जूते का विस्तार हो सकता है, मार्केट हो सकता है। तो उन्होंने कई बड़े कंट्रीज में गए
दोनों दोनों ही मान लीजिए ए और बी, मैं सपोज करो कि एक दो कंट्री है ऐसा जो जो शूज़ वगैरह बनाती है, और उनका लक्ष्य था कि दुनिया में कहाँ कहाँ पे हम शू को सेल कर सकते हैं, चप्पल को सेल कर सकते हैं, हम उसके लिए हम शोध करें। तो दो कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव गए, दोनों ही काफ़ी एक्सपर्ट थे दोनों कंट्री के। ए मान लीजिए एक कंट्री है, दूसरा कंट्री मान लीजिए बी है। इन्होंने सी डी ई एफ जी इतने सारे कंट्री में जाकर के सबने इसको देखे कि लोगों का सोच क्या है। तो इन्होंने भी सब जगह गए, बी भी सब जगह गए, और ये देखे सब कंट्री में कि लोगों का सोच क्या है। दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव अपने अपने कंट्री में वापस जाते हैं, ए और बी के, जाकर रिपोर्ट देते हैं। ए ने बोला कि हमने सी डी ई और एफ देश में गए हैं थे, वहाँ पे जूता चप्पल नहीं चलेगा क्योंकि कोई भी जूता चप्पल नहीं पहनता। बी जाकर रिपोर्ट करता है कि हमने सी डी ई और एफ कंट्री में गए थे, वहाँ जूता चप्पल खूब सेल होगा क्योंकि वहाँ पे कोई भी जूता चप्पल नहीं पहनता है। दोनों के देखिए, दोनों ये क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च है। इनको ए के जो रिप्रेजेंटेटिव था उन्होंने लगा कि जब यहाँ पे लोग पहनते ही नहीं है तो बिकेगा कैसे, सेल कैसे होगा। बी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने पाया यहाँ पे तो लोगों को पूरा मार्केट पूरा खाली पड़ा है, खाली हमें लोगों को खाली समझाने हैं, खाली कन्विंस करने हैं कि जूता चप्पल पहनने से क्या क्या फायदे हैं, कितने ज़्यादा सेफ्टी होता है। अगर हम इतना कर देंगे तो बहुत बिकेगा, बहुत सेल होगा क्योंकि यहाँ पे पूरा मार्केट पूरा खाली है, ओपन है। ये क्या है, एग्जाम्पल किसके हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च के। अब देखो अंतर आ गया ना दोनों में। अगर ये क्वांटिटेटिव होता तो ये हम नहीं कर पाते, इसको कहते हैं सामान्यीकरण। उस समय सामान्यीकरण होती है। तो जो सामान्यकरण जो होती है, जनरेशन जो होती है, ये क्वांटिटेटिव में होती है, क्वालिटेटिव में नहीं होती है। हमेशा याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो बोलोगे क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही आपका सामान्यीकरण होता है, जनरेशन होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च में आपका कभी भी सामान्यीकरण नहीं होता, मतलब एक ही बात सबके द्वारा कही गई बात एक नहीं होता, इसलिए इसके हम निष्कर्ष नहीं निकाल पाते एग्जैक्टली। तो ये बात कर रहे थे इसमें कि फेनोमेनोग्राफी जो है वो सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया कि शू या जूते चप्पल के मार्केट तलाश रहे थे दो एक्सपर्ट, और उनके अनुभव के आधार पर उन्होंने रिपोर्टिंग किया। गलत तो शायद दोनों में से कोई भी नहीं होगा अपनी जगह पे, लेकिन उनके व्याख्या करने के तरीके अलग हो गए। और आज तो हम जानते ही हैं दुनिया के हर कोने में जूता चप्पल आपका सेल हो ही रही है। फिर आपका आती है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी में भी क्या होता है, आपका क्वालिटेटिव रिसर्च शोध होती है। ये हमारे जितने नैतिक मूल्य होती है, मोरल वैल्यूज होती है, हमारे कल्चरल वैल्यूज होती है, ये सारे चीज़ों को हमें इसके ऊपर हम शोध करते हैं। कई जगह ऐसे होती है कि जहाँ पे कोई चीज़ अगर आप नहीं करोगे तो अपराध नहीं होता, सामाजिक रूप से अपराध नहीं होता, लेकिन अपने एक जिससे कहते हैं ना कि हम इसको हम एथिक्स भी कहते हैं कि आपके हमारे जो एथिक्स है क्या कहता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम रास्ते में जाते हैं, कोई अगर हम देखते हैं कि बहुत भूखा कोई है और रोटी मांग रहा है, वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है, अगर आप रोटी अगर आपके पास है, अवेलेबल है, चाहे आप उसको खरीद के दो या अपने पास के टिफिन से दो, कैसे भी दो, अगर आपके पास दे सकते हो, तब भी अगर आप नहीं दोगे तो ये आपका अपराध तो नहीं होगा, लेकिन ये सामाजिक मतलब ये आपके खुद के अंदर का एक मतलब जिसे कहते हैं कि ना अंतरात्मा की जो बातें हम बोलते हैं कि सुनो उसको दया करो, ये जो बातें होती है ये सब हमारे कल्चर का हिस्सा है जो एथनोग्राफी सिखाती है, समझाती है कि लोगों पे जिसका जहाँ पे संभव हो सके उसका हेल्प करो, मदद करो, आपको शांति मिलेगी, सब चीज़ें। तो ये इसमें कई चीज़ें ऐसी होती है कि नहीं करने पे कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है, लेकिन हम बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ऐसा करना चाहिए। इन सब के ऊपर जब हम शोध करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एथनोग्राफी। तो ये हम कहते हैं स्टडी ऑफ कल्चर। ये भी क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है, क्योंकि सबके लिए इसकी वैल्यूज़, इसकी मान्यता अलग अलग होगी। जैसे मान लो कि बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं एक केस स्टडी के रूप में। आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, आप कार ड्राइव कर रहे हो और आपको लगा कि रास्ता आप हाईवे से जा रहे हो और रास्ते के आपको लगा कि एक लेन पे आप जिस जगह जहाँ से आप जा रहे हो वहाँ से कुछ ईंटा या कुछ पत्थर गिरा हुआ है, आप साइड से निकल गए। तो आप साइड से भी निकल सकते हो, लेकिन आप करोगे क्या?
ऑप्शन ए, आप वहाँ पे रुकोगे, जो ईटा पत्थर जो भी है वो अगर छोटी मात्रा में है और अगर आपसे हट सकने लायक है तो आप उसको हटा दोगे उसको और साफ कर दोगे, फिर आप चले जाओगे। ऑप्शन बी, आप कुछ नहीं, आप साइड से निकल जाओगे। ऐसे कई आपका ऑप्शन दिया जाता है। अगर हम सब एग्ज़ाम देंगे ना, मैक्सिमम लोग 99% लोग यही बोलेंगे कि हम रुकेंगे, उतरेंगे, उस जगह को हम वहाँ से जो ईटा जो गिरा है उसको हटा देंगे और फिर हम आगे निकल जाएंगे। लेकिन हकीकत में हम करेंगे, हम कितने लोग ऐसे होंगे जो करेंगे इस चीज़ को। तो ये जो हम करते हैं, इसको जो हम शोध करते हैं कि एक्चुअली में किस कल्चर के लोग कितना इस चीज़ को रियल लाइफ में फॉलो करते हैं, इसके भी एक शोध होती है, दैट इज़ कॉल्ड एथनोग्राफी। जिस जगह पे लोग जितने ज़्यादा इन सब कल्चर को, इन सब वैल्यूज़ को मानेंगे, वहाँ के समाज, वहाँ के आपका जो पॉपुलेशन, वहाँ का सब कुछ उतनी ज़्यादा सुखी होगी, क्योंकि एक दूसरे का हेल्प होता है। इनसे संबंधित जितने शोध होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एथनोग्राफी। हम कहते हैं ना कि हमारे सनातन धर्म में इतने सारी चीज़ बताई जाती है, इतने सारे मोरल वैल्यूज़ बताई जाती है। इस सब का जो अध्ययन जहाँ पे करते हैं, वो पूरे सिस्टम का पूरा जो नाम होता है उसका नाम कहते हैं एथनोग्राफी। ये भी आपका क्या होती है, ये आपका क्वालिटेटिव होती है। अगर आता है एग्जाम में तो आप बोलोगे ये क्वालिटेटिव होती है। अगला क्या है, केस स्टडी रिसर्च। किसी पर्टिकुलर केस, जैसे मान लो कि कोई घटना घटी तो क्यों घटी, क्या इसका कोई केस लेते हैं। जैसे मान लो कि अमूल या आपका मैगडीज या बाकी ऐसे कई कंपनियां ऐसी है जो बहुत शून्य से, जीरो से, या बहुत आपका फाइट करके आगे बढ़ी है। या लिज्जत पापड़ के बारे में आप अगर जानोगे, लिज्जत पापड़ का देखना कितना छोटी जगह से शुरू हुई थी और कितने बड़ी मात्रा में वो मतलब सफल हुई है। तो ये सब जब हम कोई स्टडी करते हैं पर्टिकुलरली, तो ये आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया या किसी पर्टिकुलर इंसान हो गए, तो केस स्टडी कहलाता है। ये भी क्या है, आपका क्वालिटेटिव होती है, क्योंकि रिसर्च करने वाले अगर 4 लोग करेंगे रिसर्च तो उनके जो परिणाम में थोड़ा थोड़ा अंतर आ सकता है। अगर आप एग्जाम में आएगा कि केस स्टडी रिसर्च कैसे होता है, तो आप बिल्कुल बोलोगे ये क्वालिटेटिव होता है। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन एंटिटी। कंटेंट एनालिसिस, किसी कंटेंट का एनालिसिस करना डिफरेंट फॉर्म में, ये भी आपका क्या क्वालिटेटिव डेटा होता है। ग्राउंडेड थ्योरी, मैं बात कर रहा था ग्राउंडेड थ्योरी मतलब क्या होती है, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसके ऊपर कोई हमें कोई सिद्धांत बनानी है, नए एकदम न्यू सिद्धांत, न्यू प्रिंसिपल बनानी है, तो उसको कहते हैं हम लोग ग्राउंडेड थ्योरी। इस चीज़ को हम कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी, जिस जगह पे हम नई सिद्धांत या नई प्रिंसिपल्स हम जनरेट करते हैं, डेवलप करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ए थ्योरी बेस्ड ऑन द कलेक्टेड डेटा, इसको हम कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। जैसे कि आपका हड़प्पा में जितने संस्कार, आपका जो सभ्यता पाई गई है, उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था, लेकिन उसको अगर स्टडी करने होंगे तो एक नई थ्योरी को हम डेवलप किया हमने, इसे कहते हैं ये किस में आएगा, आपका ग्राउंडेड थ्योरी में आएगा। होप कि आप सबको क्लियर हो गया। नहीं हो, अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मैसेज करो या पूछो। नृवंश विज्ञान, इसका नाम याद रखना अगर कोई हिंदी में करते हो तो, ये एथनोग्राफी का हिंदी होती है। अभी तक हमने पढ़ा क्वालिटेटिव रिसर्च, आप पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होती है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू पे काम करता है। इसका मेन काम होती है न्यूमेरिकल डेटा। आप सांख्यिकीय जब एनालिसिस करते हो, जैसे कितने लोग आपका हमारे देश में जब जनगणना करते हैं तो कितने अनएम्प्लॉयड है, कितने एम्प्लॉयड है, कितने बच्चे हैं, किस एज के हैं, कितने लोग किस तरह के बीमारी से फाइट कर रहे हैं, कितना शिक्षित है, कहाँ तक शिक्षित है, किस फील्ड पे कितना है, कितने डॉक्टर है, कि हम पता कर सके कि हमारे पर 1000 लोगों पे कितने डॉक्टर अवेलेबल है। ये सारे चीज़ जो होती है हम स्टैटिस्टिक्स से करते हैं, सांख्यिकी से करते हैं। तो सांख्यिकी के लिए क्या होती है, हमें क्वालिटेटिव डेटा से हम नहीं कर पाते, उसके लिए हमें एक नंबर चाहिए। जैसे हम मीन निकालेंगे, आप सब फैमिलियर हो, मीन, मीडियन, मोड इत्यादि। तो इसके लिए क्या होती है, हमें क्वांटिटेटिव डेटा की ज़रूरत होती है, जिसमें क्वांटिटी होती है, जिसमें आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा। इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द पैटर्न्स एंड एवरेज। एवरेज मतलब क्या,
जैसे हम लोग कहते हैं ना कि चार समांतर मात्रा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शायद, ये इसको हम औसत भी कहते हैं शायद हिंदी में। तो इसका हम पैटर्न निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, और इससे हम क्या करते हैं, एक प्रेडिक्शन निकालते हैं। एक प्रेडिक्शन मतलब हम एक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हमारे देश में कि इतने हजार लोगों के लिए एक इतनी डॉक्टर अवेलेबल है। तो ये हमारे पास होता है कि हमारे स्वास्थ्य चिकित्सा किस लेवल की है। अगर 50 लोगों के पीछे अगर एक डॉक्टर अवेलेबल हो तो हमारे स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरह के होंगे, अगर 500 लोगों के लिए अगर एक डॉक्टर अवेलेबल हो तो ऑब्वियसली 500 लोगों पे अगर एक डॉक्टर होगी तो बहुत दिक्कत होगी ना, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे बीमारियाँ आ रही है। तो बहुत से जगह ऐसे होंगे जहाँ पे डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे, और ऐसा है भी। एलोपैथिक डॉक्टर मिलते नहीं है, मतलब हर जगह पे हमारे देश में उसका रेशियो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन आयुर्वेदा और दूसरे को अगर मिला लेंगे तो कुछ ज़्यादा मतलब ठीक, उससे थोड़ा बेटर होती है। खाली अगर एलोपैथ को लेंगे तो हमारे रेशियो हमारे कंट्री में काफ़ी कम है। तो ये हम क्या करते हैं, इससे भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इतने, जैसे हम कहते हैं ना कि दिल्ली के कैपिटल मतलब पर हेड इनकम जो है, हर इंसान का जो एवरेज सैलरी कितनी है, मान लीजिए कहते हैं कि 40,000। और अगर हम कहते हैं कि यही अगर हम लखनऊ के बारे में कंपेयर करें तो अगर लखनऊ का पर हेड इनकम अगर 40,000 से कम होंगे तो बोलेंगे क्या, दिल्ली के लोग ज़्यादा अमीर है। और अगर ज़्यादा होंगे तो बोलेंगे वहाँ के लोग ज़्यादा अर्निंग करते हैं। लेकिन अर्निंग करते हैं उसके बाद उन आपका लाइफस्टाइल कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि महंगाई कितनी है। हम मान लो कि 40,000 हम अर्न तो कर लिए, लेकिन लखनऊ में अगर सामान की कीमतें कम होंगे तो 30,000 से भी वो ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे जितने कि हम 40,000 में भी नहीं खरीद पाए। तो उस समय क्या होगा, हमारे अर्निंग तो अच्छी है लेकिन हमारे जो कैपेसिटी है वो कम है, क्योंकि यहाँ पे महंगाई ज़्यादा है। अगर ऐसा होगा उस समय हम इस तरह से लाइफ इंडेक्स भी निकालते हैं कि किस जगह के लाइफ इंडेक्स कैसा है। इसीलिए कहते हैं ना कि कई एंगल से रिसर्च करके बताया गया कि दिल्ली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी में से है दुनिया में, खाली इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में। इन्हीं सब चीज़ों को एनालिसिस करके बताते हैं। उसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। हम क्या करते हैं इसमें, इट कैन बी यूज टू फाइंड पैटर्न्स and averages, make predictions, test causal relationship and generalize। ये देखिए ये वर्ड सामान्यीकरण, मतलब एक आपका रूल निकाल देते हैं कि जिसको आप सब कोई फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल डेटा होता है। अगर हम बात करते हैं कि हमारा दिल्ली के एवरेज सैलरी 40,000 है तो ये क्या सामान्यीकरण हो गया, सबको मानने पड़ेंगे, क्योंकि जितने दिल्ली में आपका टोटल जो मनी है जितने लोग हैं उसको डिवाइड कर दिया तो हमें इतना हमें डेटा मिला, तो सबको मानने पड़ेंगे, इसलिए ये सामान्यीकरण है ये। एंड द जनरलाइज रिजल्ट टू वाइडर पॉपुलेशंस। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज द ऑपोजिट ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च। इसके बारे में हम इतने सारे बात किए हैं, आप समझ गए होंगे। डिडक्टिव एनालिसिस को हम डिड्यूस करते हैं, फाइंड करते हैं। एनालिसिस जनरली मीन्स अप्लाइंग थ्योरी टू द डेटा टू टेस्ट द थ्योरी। जैसे हमारे पास डेटा हो गया कि हमारे पास सपोज करो कि हमारे कंट्री का पूरा अर्निंग कितनी है, उतना हमारे पास हमें डेटा है कि इतना पैसा कंट्री के पास है, और कंट्री का पूरा पॉपुलेशन कितनी है उसका भी हमारे पास है। अगर हम टोटल अर्निंग को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो कंट्री का पर हेड एवरेज इनकम कितनी है हमें मिल जाएगा। ये जो है आपका सामान्यीकरण हो गया। इसका मीन निकालते हैं या हम एवरेज निकालते हैं, तो इससे हम इसको कहते हैं डिड्यूस करना, इसलिए कहते हैं इसको डिडक्टिव एनालिसिस कहते हैं इसको। इसमें क्या होती है, पहले थ्योरी होती है, फिर हाइपोथेसिस होती है, फिर हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर कंफर्म करते हैं। तो क्या हुआ है आपका, नीचे की तरफ आती है, टॉप टू आपका बॉटम की तरफ आती है। उसमें आपका क्वालिटेटिव में क्या था, उल्टा था, बॉटम टू टॉप जा रहा था। ये क्वेश्चन आते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक शोध। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस एग्जाम्पल,
किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं क्वांटिटेटिव के, एग्जांपल देखो। जैसे अगर बताते बोलते हैं कि व्हाट इज द डेमोग्राफिक मेकअप ऑफ सिंगापुर इन 2020, किसी एक जगह का नाम लेके हम कह सकते हैं व्हाट हैज द एवरेज टेम्परेचर चेंज ग्लोबली ओवर द लास्ट सेंचुरी। ये भी एक क्वांटिटेटिव होगा क्योंकि आपका फिगर भी होगा कि कितने डिग्री का चेंजेस आया था टेम्परेचर में। डज एनवायरमेंटल पॉपुलेशन दैट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन अफेक्ट द Does environmental pollution affect the prevalence of honeybees? ये भी आपका हाँ या ना में आंसर आएगा, मतलब ये आपका क्या होगा, क्वांटिटेटिव डेटा में आएगा। Does working from home increases the productivity of the people with long commutes? Yes या नो में आंसर आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका क्वांटिटेटिव डेटा होगा। कुछ एग्जांपल जिसमें जिस क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई करोगे क्वांटिटेटिव डेटा को। यहाँ तो कोई अगर दिक्कत है, कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इन्हीं सब का यूज़ करके हमें आंसर तक पहुँचने होंगे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड कहाँ कहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। आप तो पूरा समझ ही गए हो, लेकिन समझने के बाद भी इस चीज़ को याद रखेंगे कि क्वांटिटेटिव हमने बात किया अभी कि क्वालिटेटिव कहाँ कहाँ यूज़ होंगे। आपका जब ऑप्शंस होंगे ना या मैच द कॉलम होंगे ना, उसमें बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इसको याद करोगे रखोगे तो इन एग्जाम्पल को। तो क्वांटिटेटिव कहाँ पे होती है, इन डेस्क्रिप्टिव रिसर्च यू सिंपली सीक एन ओवरऑल समरी ऑफ योर स्टडी वेरिएबल। ये क्या होती है आपका क्वांटिटेटिव होती है क्योंकि इसमें आपका न्यूमेरिकल डेटा मिलता है। इन कोरिलेशनल रिसर्च, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर कोई स्मोक करता है तो क्या स्मोकिंग करने से वाकई में कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। तो देखा अगर ये पाया जाता है कि 100 अगर कैंसर पेशेंट है उसमें अगर 90 लोग ऐसे मिलते हैं जिनके स्मोकिंग का आपका एक हिस्ट्री है, तो इसके हम कह सकते हैं कि मतलब ज़्यादा अगर स्मोक करेंगे तो हो सकता है कि इसमें एक संबंध मिलती है कि कैंसर होने का चांस ज़्यादा होती है। उसके बाद इसके हम और एक स्टडी करते हैं, शोध करते हैं, उसका कॉज एंड इफेक्ट ढूंढते हैं, तो पता चलता है कि वहाँ पे क्या क्या कारण है कि हम ये पाते हैं कि जिस तरह के केमिकल आपका इस्तेमाल होती है सिगरेट में, वो केमिकल जब जाता है हमारे बॉडी के अंदर इनहेल होकर के सांसों के साथ, तो वो लंग में जाकर के क्या क्या करता है, तो पता चलता है कि उस समय के लंग के फंक्शन को बहुत बुरी तरह से डैमेज करता है, जिस वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाती है। तो ये हम दूसरे किसी हम एक्सपेरिमेंट से पाते हैं, इसमें दूसरे किसी हम शोध से पाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक हम को रिलेशन करते हैं कि क्या ऐसा है, क्या कैंसर होने का और स्मोक करने का कोई संबंध है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्मोकर को अगर कैंसर हो रहा है इसका मतलब कोई संबंध है। या फिर क्या भ्रामरी प्राणायाम करने से क्या हमें तनाव में कमी आती है, तो ये भी क्या है आपका, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारे तनाव में स्ट्रेस में कमी आती है। तो ये संबंध है कि जितनी अच्छे से आप प्राणायाम करोगे, योग करोगे, आपके शरीर में जो आपके शरीर के बाकी सब आपका जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सही करते हुए, और जितने भी हमारे पास तनाव इत्यादि और जो दूसरे जो समस्याएं हैं उसको सही करते हुए प्राणायाम बहुत हेल्प करता है। अलग अलग तरह के प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम एक तरह का हेल्प करता है, भ्रामरी एक तरह का करता है, भस्त्रिका एक तरह का करता है। तो क्या इसका संबंध है? हाँ, संबंध है। तो अगर संबंध होता है तो हम बोलते हैं कि ये कोरिलेशनल आपका शोध है, क्योंकि आगे पढ़ोगे इसका एक नंबर भी देते हैं हम लोग, एक आपका +1 से लेके -1 के अंदर एक कुछ आपका वैल्यूज आती है जिसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, संख्यात्मक रूप से उसको हम व्यक्त करते हैं। इसलिए इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। मतलब को रिलेशनल रिसर्च क्या होती है, ये इन्वेस्टिगेट करता है रिलेशन बिटवीन द स्टडी ऑफ द वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब जैसे स्मोकिंग करने और कैंसर होने, दो वेरिएबल हो गया, इनके साथ कोई संबंध है तो इसको हम स्टडी करते हैं। तो ये जो को रिलेशनल रिसर्च होती है उसको क्या बोलोगे आप, क्वांटिटेटिव बोलोगे। सेम तरह से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च,
इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यू सिस्टमेटिकली एग्जामिन वेदर देयर इज ए कॉज एंड इफेक्ट, क्या कोई कॉज एंड इफेक्ट होता है रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स या ज़्यादा, दो से ज़्यादा वेरिएबल हो, तो इसको हम निकालते हैं कॉज एंड इफेक्ट का कि अगर हम स्टूडेंट सेंटर मेथड से टीचिंग करते हैं तो क्या ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आती है। इस तरह की चीज़ों का जब हम पता करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हमें एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है कई अलग अलग समस्याओं में हम करते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं, इसे हम रिसर्च मेथड कहते हैं। फिर को रिलेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैन बी बोथ बी यूज टू फॉर्मली टेस्ट द हाइपोथेसिस, क्योंकि हाइपोथेसिस के बिना तो नहीं होगा। एक आपका हाइपोथेसिस हमें क्रिएट करते हैं और प्रेडिक्शन यूजिंग स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के रूप में हम इसको यूज करते हैं। द रिजल्ट में बी जनरलाइज्ड, मतलब उसका सामान्यीकरण हम कर सकते हैं टू ब्रॉडर पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सैम्पलिंग मेथड यूज। एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम फिर बाद में हम छोटे ग्रुप पे हम इसको टेस्ट करके फिर हम बाकी को बिना टेस्ट किए ही बड़े ग्रुप के लिए भी हम बोल सकते हैं कि ये काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जब कोई बीमारी आती है, जैसे कोविड आया, तो कोविड में जो हमने टीका यानी जो वैक्सीनेशन जो हमने हमारे जो देश में जो चली है, तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को जितने भी हमारे जितने लोगों को वैक्सीन लगनी है सब पे टेस्ट किया गया, ऐसा नहीं हुआ। कुछ सैंपल लिया गया, कुछ हजार, पहले तो उसको जानवर पे किया गया, उसके बाद एनिमल के बाद फिर इंसान पे किया गया, तो पहले कुछ सेवरल 100 लिया गया, फिर 1000 लिया गया, ऐसे कुछ सैंपल में लिया गया, और जब उसमें सक्सेस रेट आया कि हाँ ये सक्सेस है, तो सबके लिए बोल दिया गया कि हाँ सबके लिए आप इसको यूज कर सकते हो, एक सामान्यकरण कर दिया गया। इसे को कहा गया ब्रॉडर पॉपुलेशन, क्योंकि अगर 150 करोड़ लोग हैं तो 150 करोड़ पे हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हमने कुछ हजार पे किया या कुछ लाखों पे किए होंगे। उसके बाद उससे हम क्या किया, हमने रिजल्ट निकाला और उस रिजल्ट के आधार पे उसका सामान्यीकरण कर दिया कि ये काम करता है, ये सबके लिए आपका वैल्यूएबल है। इसे कहते हैं जनरलाइज कर देना, जनरलाइज्ड टू ब्रॉडर पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सैम्पलिंग मेथड यूज्ड। तो इसलिए कुछ समय लगता है करने के लिए, इन सब चीज़ों पे काम करके निकालने के लिए। तो सैम्पलिंग मेथड में हम कुछ ही सैंपल लेते हैं, मान लीजिए कि हो सकता है कि 1%, जैसे अगर किसी जगह पे अगर हमको ये पता करना हो कि इस जगह पे कौन से पार्टी जीतने वाली है, जीत सकते हैं इलेक्शन में, तो हम पूरे जितने भी आपका वहाँ पे जो वोटर्स है सबसे हम हाँ नहीं पूछते। अगर वहाँ पे अगर 2 लाख वोटर है तो शायद हम 5000 को ही हम पूछेंगे, उसके बाद हम इसको निकालेंगे जो 2 लाख लोग क्या सोचते हैं, जबकि हम 2 लाख लोगों के पास नहीं जा रहे हैं। तो इसको क्या किया हमने, इसको सामान्यकरण कर दिया कि हाँ इतने, अगर इस तरह के रिजल्ट अगर आती है तो मतलब ये पार्टी आपका जीतेगी, इस तरह के मान देते हैं, या ये दवाई काम करेगा। लेकिन दवाई का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, उसके एक अलग से आपका पैरामीटर है, इसलिए साइड इफेक्ट को भी पता होता है कि क्या हो सकता है। जितने भी, यहाँ तक कि आप जो पैरासीटामोल लेते हो उसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है, तो उसका साइड इफेक्ट को भी नोट की जाती है। और अगर किसी को साइड इफेक्ट होता है तो डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर उसका एंटीडोट देते हैं, जिससे उसका साइड इफेक्ट का असर खत्म हो जाए। ये तभी हो पाता है जब हम इनके सारे डेटा हमारे पास रहे कि साइड इफेक्ट अगर होगा तो क्या क्या सिम्टम होंगे और उसके हम कैसे निकालेंगे बाहर। To collect quantitative data, you will often need to use operational definitions that translate abstract concept। जैसे कि किसी का कहता है, कहा जाएगा आपका मूड कैसा है, तो मूड कैसा है ये जानना बड़ा मुश्किल बात है, क्योंकि उसका इसको हम क्वांटिटी में हम वो नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि कितना मूड अच्छा है कितना मूड खराब है। To collect the quantitative data, you will need the often to use operational definition that translate abstract into observable and quantifiable measure। क्योंकि जब तक आपसे कहा जाए कि आपका मूड कैसा है, अगर आप इसको मतलब अगर मुझे उसके लेकर अगर कुछ एवरेज निकालनी है कि 10 लोगों का मूड कैसा हो रहा है, सपोज करो कि मैंने देखा कि 10 लोगों को
उनके फेवरेट खाना खिलाने के बाद क्या चेंज आती है। अगर मुझे ये जानना हो तो मैंने 10 लोगों को लेकर के उनका फेवरेट खाना खिलाया, जिसका जो फेवरेट खाना है। फिर अगर मैं पूछे आपका मूड कैसा हो रहा है, तो मूड कैसा हो रहा है बोलेंगे अच्छा, कितना अच्छा। तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव नहीं है, हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो उसको हमें चेंज करना पड़ता है। हम बोलते हैं रेटिंग कीजिए, आप 1 से लेकर 5 के अंदर रेटिंग कीजिए, या 1 से लेकर 10 के अंदर रेटिंग कीजिए। आपके घर में जब कोई सेल्समैन या कोई आता है इस तरह के, कोई अगर मान लीजिएगा ऑनलाइन कोई डिलीवरी करने आता है, तो कंपनी बोलती है कि आप रेटिंग कीजिए। तो रेटिंग के आधार पर ये पता चलता है कि आप कितना सेटिस्फाई हो, कि फ्यूचर में उनको उनसे काम लेना है कि नहीं लेना है। तो ये हम कहते हैं इसको, ये क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि मूड हो गया, सेटिस्फेक्शन हो गया, ये क्वालिटेटिव होती है। अगर हमको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी है तो क्या चाहिए हमको, इसके लिए नंबर चाहिए, तो इसको हम चेंज करते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ रेटिंग, खुद ही रेटिंग कीजिए। और फीलिंग्स ऑफ एनर्जी लेवल, इसको ऐसे इस तरह से। अक्सर बोलते हैं ना कि आप बताओ मेरे इस काम के लिए आप 10 में से कितना दोगे, तो लोग बोलेंगे आपको मैं 10 में से 8 दूंगा, 10 में से 7 दूंगा, इस तरह बोलते हैं। तो आपने ये क्वालिटेटिव से वो क्वांटिटेटिव में चेंज कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, इसका आप याद करोगे क्या क्या होती है रिसर्च मेथड में। एक्सपेरिमेंट यूज कैसे करते हैं, कंट्रोल और मैनिपुलेट एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू मेजर इट्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी को तनाव है, स्ट्रेस है, मैंने उनको भ्रामरी प्राणायाम कराया, या हमने उनको नाड़ी शोधन प्राणायाम कराया, तो जो स्ट्रेस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और जो मैंने नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहा हूँ वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। स्ट्रेस बदल नहीं सकता, लेकिन कम ज़्यादा हाँ हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम को कम ज़्यादा करने से तनाव का लेवल जो है अपने आप चेंज, मतलब कम ज़्यादा हो सकता है, या स्ट्रेस का लेवल कम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिपेंडेंट को नहीं कर सकते। होप कि आपको क्लियर हो गया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अभी हम बाद में भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैंने ऐसे एग्जांपल से समझाया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होती है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होती है और कैसे चेंज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे, टू टेस्ट वेदर एन इंटरवेंशन कैन रिड्यूस द, ये अभी हमने जो एग्जांपल दिया था वो हमने एक स्ट्रेस या तनाव लेवल पर लेकर दिया था। यहाँ पे किसी और चीज़ भी हम काम कर सकते हैं, जैसे कि प्रोक्रास्टिनेशन इन द कॉलेज स्टूडेंट्स। अगर देखते हैं, यू गिवन इक्वल साइज ग्रुप, इधर ए प्रोक्रास्टिनेशन एंड इंटरवेंशन और ए कंपेरेबल टास्क। यू कंपेयर सेल्फ रेटिंग ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन बिहेवियर्स बिटवीन द ग्रुप्स आफ्टर द इंटरवेंशन। तो यही बात है, हमने इसी तरह से हमने इसको कंपेयर किया कि आप अगर क्योंकि आप योग के छात्र हो तो योग से ज़्यादा अच्छे समझ सकते हो कि इन्हीं सब चीज़ों का अगर हम नॉर्मल लोगों के साथ करते हैं, जिनका तनाव है या जिनका निद्रा है या ऐसा कोई इश्यूज़ है, तो उनको अगर हम उनके इशू को अगर काम करें, किसी को माइग्रेन का पेन है, तो क्या उसमें हमारे प्राणायाम कितने काम करते हैं, तो उसके लिए आप इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल से आप चेक करोगे। तो यहाँ पे क्या होती है, आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में ये काम आता है। सर्वे, इसके बारे में बात कर चुके थे पहले भी। हम पीपल से हम क्वेश्चन पूछते हैं, उनसे फ़ोन से या ऑनलाइन से या उनके पास जाके या गूगल फॉर्म से हम क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उससे हम डेटा निकालते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, डेटा का हमने ले लिया हमने, फिर इसका हम एनालिसिस करेंगे। वंस डेटा इज कलेक्टेड, जब डेटा आपने इकट्ठा कर लिया, यू मे नीड टू प्रोसीड, यू मे नीड टू प्रोसेस इट बेटर, क्योंकि आपने डेटा आपने ले लिया, आपने इतने लोग हैं, आप क्या करोगे उस डेटा का कि इतने लोग हैं और इतने लोगों को ये बीमारी है, हमने जनगणना कर लिया कि इतने सारे लोग हैं देश में, इतने पॉपुलेशन है, इतने लोग आपका बच्चे हैं, इतने आपका बुजुर्ग है, इतने आपका यंग है, सब हमें मिल गया। आप क्या करेंगे उसका डेटा को लेकर के, फिर इसको हम प्रोसेस करेंगे। एनालिसिस करने से पहले उसको हम प्रोसेस करेंगे।
एनालिसिस मतलब उसका मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, या कोई सर्वे करते हैं। फॉर एग्जांपल सर्वे एंड टेस्ट डेटा में नीड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वर्ड टू नंबर्स। वर्ड मतलब जैसे किसी ने बोला कि मुझे अगर मैं ये दवाई लेता हूँ तो मुझे इस तरह के जो है बहुत इस तरह की दिक्कतें आती है, थोड़े से मैं डाउन रहता हूँ, या ज़्यादा दवाई का इस्तेमाल करने से मेरे को ये साइड इफ़ेक्ट होता है, मेरा मूड ऑफ रहता है, इस तरह का किसी ने बोला। तो ये आपका वर्ड में बताया, उसको आपको नंबर में चेंज करने हैं। आप इसको उनको बोलोगे कि ठीक है, आपको जो इस तरह से बोल रहे हो कि आपको एक अनइजीनेस फील होता है, अच्छा फील नहीं होता है, मूड ऑफ रहता है, तो आप कितना बोलोगे कि आपको आप इसको अगर 1 से लेकर 5 तक रेटिंग देने बोले, आप बोलो कितना दोगे, तो रेटिंग देगा। तो वो जो रेटिंग होगा उसको हम उस नंबर को, उस फिगर को लेकर के हम सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। इसका मीन, मीडियन, मोड और भी बहुत सी चीज़ होती है इसमें। उसको निकालने के बाद उसके हम जो हमें जानना होगा कि कितने लोगों के साथ किस तरह की दिक्कतें आ रही है और हम कैसे सही ठीक कर सकते हैं, उसको हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं और इसके हम रिसर्च के क्वेश्चंस हम तैयार करते हैं। हम लोगों से पूछते हैं कि आपको अगर इस तरह के अगर आपको नींद कम आती है तो आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने पूछा कि चलो अच्छा ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपको एक दिन अगर नींद कम आती है तो कैसा फील होता है, अगर लगातार अगर 2 दिन अगर आपको नींद कम अगर खराब होती है तो फिर कैसा फील होता है, किस तरह का आपका मतलब मूड कैसे चेंज होता है। 3 दिन अगर आ जाए, 3 दिन अगर आपको लगातार अगर नींद आपको बहुत डिस्टर्ब हो, 2 घंटे 3 घंटे आप सो पा रहे हो, तो आपको मन में, शरीर में आपका बीपी वगैरह में क्या अंतर पड़ता है। ये सारे हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को हम डेवलप करते हैं। करने के बाद हम उनसे क्वेश्चंस करते हैं, उसके हमें स्टैटिस्टिकल डेटा मिलता है जिसके हम एक रिजल्ट निकालते हैं कि अगर इतने घंटे, अगर हफ्ते में बोलते कि इतने घंटे नींद होना चाहिए, अगर 6 घंटे रोज अगर डेली अगर नींद कम से कम होना चाहिए तो हफ्ते में कितना होना चाहिए, 42 आवर्स का नींद होना चाहिए। लेकिन अगर एवरेज अगर किसी को अगर 20 आवर्स का ही नींद मिलती है तो फिर उनके मन में, उनके शरीर में कैसे कैसे दिक्कतें आती है, उनका बीपी, उनका शुगर, उनका आपका स्ट्रेस लेवल और बाकी सब चीज़ें कैसे चेंज होती है, उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, उनके डेटा को हम एनालिसिस करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। इतने डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं सब से गलती होती है। ऐसे चीज़ों को अगर आप इससे आपको अगर याद रखने में बहुत हेल्प होता है, वरना क्वेश्चंस में हम यहीं पे गलती कर जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि कौन सा क्वांटिटेटिव में जाएगा, कौन सा क्वालिटेटिव में जाएगा। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव 2 अम्ब्रेला की तरह है, इसके अंडर में बहुत से दूसरे शोध आते हैं। अगर आप ये सिलेक्शन ही गलत करोगे, क्वांटिटेटिव को अगर क्वालिटेटिव में डाल दोगे या क्वालिटेटिव को अगर क्वांटिटेटिव में डाल दोगे तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सारा गलत हो जाए, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसका चुनाव करना, समझना बहुत अच्छे से ज़रूरी होता है। फिर क्या आती है आपका डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये इसके बारे में हम अच्छे से तो पहले बात कर ही चुके थे। डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स विल गिव यू अ समरी ऑफ योर डेटा एंड इंक्लूड मेजर्स ऑफ द एवरेज एंड वेरिएबिलिटी। पहले भी बात कर चुके थे। यू कैन ऑल्सो यूज ग्राफ, स्कैटर प्लॉट्स एंड फ्रीक्वेंसी। इसका आप सांख्यिकी में आप पढ़ चुके हो कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब आगे भी पढ़ाऊंगा मैं, आगे भी पढ़ोगे। scatter plots and frequency table to visualize your data and check for any trend of outlier। क्या उनके बीच कोई संबंध है, हम ग्राफ बना के देखते हैं। जैसे अगर ग्राफ हमारा अगर ऐसे बनता है, सपोज करो कि हमारा एक वेरिएबल x है, ये हमारा एक्सिस लेते हैं इसको, x डैश y डैश, ये हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं इसको। और हमारे जो मान लीजिए कि एक ऐसा आता है कि प्राणायाम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका, या मान लो प्राणायाम प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस, एच मतलब हैप्पीनेस, यानी प्राणायाम इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इनटू हैप्पीनेस। अब जितनी ज़्यादा प्राणायाम करते हो उतनी आपको हैप्पीनेस का फील होता है।
इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर ये लीनियर इक्वेशन होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ये अगर मुझे अगर मान लो ओ से लेकर ए तक अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलती है तो खाली लाइन को देख के हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। अगर कोई ज़्यादा प्राणायाम करेगा तो उसको ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगा, अपना अंदर के खुशी मिलेगी। और अगर हम बोलते हैं कि प्राणायाम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, तनाव से, तो ये इसका भी ग्राफ एक अलग तरह की आएगी। तो खाली ग्राफ को देख के ही हम कह सकते हैं, जब हमको ग्राफ स्केच करने और ग्राफ देखना जब आ जाएगा अच्छे से, बहुत तरह के ग्राफ होती है, कि खाली ग्राफ को देख के हम कह देंगे कि इनका बीच का संबंध क्या है, संबंध कुछ है भी कि नहीं है। ग्राफ अगर ऐसा आता है, अगर मान लीजिए कि ये x है, x डैश है, y डैश, अगर ग्राफ अगर एक्यूट एंगल बनाता है इस तरह से, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। मतलब अगर प्राणायाम आप ज़्यादा करते हो तो हैप्पीनेस भी ज़्यादा आता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। प्राणायाम बढ़ाओगे तो हैप्पीनेस बढ़ेगा। और यही अगर ग्राफ अगर ऐसा आता है इस तरह से, मान लो x डैश, y डैश, o, और इसको अगर हमारा ग्राफ अगर इस तरह से आता है, इसका मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। जैसे प्राणायाम के करते से आपका स्ट्रेस क्या होती है, मतलब ये घट रही है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इसका मतलब ये होता है। इसमें क्या है, आपका एक बढ़ेगा तो दूसरा आपका एक का अगर प्राणायाम का इंक्रीज करोगे तो हैप्पीनेस इंक्रीज होगा, दोनों ही वेरिएबल का इंक्रीज कर रही है। तो ये आपका इसके लिए ग्राफ था ये। और अगर एक बढ़ने से दूसरा घटता है तो आपका वो इस तरह का ग्राफ मिलेगा। तो ग्राफ हम समझाएंगे बाद में डिटेल में, जिनको ग्राफ आता है उनको क्लियर हो गया होगा। यूजिंग, हमने यहाँ तक कर लिया था ना, यूजिंग इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यू कैन मेक प्रेडिक्शन और जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन द योर डेटा। हमने बात किया था कि इसका आप सामान्यीकरण कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास है कि सपोज करो कि किसी जगह अगर बोलते कि 1 करोड़ अगर इनकम है और 1 लाख अगर पॉपुलेशन है किसी जगह पे, तो पर हेड का इनकम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1 करोड़ को 1 लाख से डिवाइड करोगे तो वह एक मतलब 1 करोड़ मतलब कितना हो गया, 100 लाख हो गया। तो 100 लाख बाई 1 लाख तो कैंसिल आउट होगा, तो आप बोलोगे 100 रुपीज़ जो है हर किसी का इनकम है। ये आप क्या किया, आपने डेटा का आपने एनालिसिस करके एक परिणाम निकाला, ये आपका सामान्यकरण हो गया, जनरेशन हो गया। इसको सबको मानने पड़ेंगे कि ये मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है। यही हम देखा हमने कि इसको हम सामान्यकरण कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर डेटा, हमारे डेटा के आधार पे। यू कैन टेस्ट योर हाइपोथेसिस और यूज योर सैम्पल डेटा टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर। तो पॉपुलेशन पैरामीटर को जानने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि इन सब का इस्तेमाल ऐसा नहीं कि हम खाली जो अभी तक पढ़ा हमने खाली गवर्नमेंट के चीज़ों पे ही होती है। हम खाली जैसे हमने जनगणना किया, हमने एक स्टैटिस्टिक्स निकाला, हमने गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को बनाने में हेल्प किया, इसके अलावा भी होता है। जैसे पहले जब आपका मूवी बनती थी, सीरियल बनता था, तो उस समय क्या होता था कि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं उनके जो अपने जो भावनाएं होती है उसके आधार पे लोग बना देते थे। धीरे धीरे वो ट्रेंड चेंज हुआ और इसके बाद इस बात पे आपका रिसर्च हुआ, शोध हुआ कि जनता क्या चाहती है, क्या देखना चाहती है। जैसे जनता में एक नॉर्मल आपका एक साइकोलॉजी है कि ये देखना चाहती है कि अंत में जो है बुराई का हार हो, अच्छाई का जीत हो। ये हमें एक कंक्लूजन होना चाहिए, तब हमें एक अच्छा फील करते हैं। तो जितने भी मूवी बने या जो भी चीज़ें बनी, ये कोशिश की गई पहले का जो मूवी वगैरह होती थी कि एक विलन होगा, एक हीरो होगा, लास्ट में क्या होगा, जो विलन जो बुरा काम कर रहे हैं उनके खराब दिखाया जाएगा और जो अच्छे लोग हैं उनका मतलब सच्चाई की जीत होगी। ये मैसेज देके एंड करना है।
कुछ कुछ मूवीज ऐसे बने थे जिसमें अपने जैसे आपका जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर इनका जो भावनाएं आती थी, जैसे कि आनंद मूवी था। लेकिन आनंद मूवी जब बना तो लोगों में बहुत अच्छे से उस लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। उसको देखने के बाद कुछ धार्मिक मूवियाँ बन, इसके बाद कुछ धार्मिक मूवियाँ भी बनी। जैसे जैसे था एक जय संतोषी माँ। जिस समय जय संतोषी माँ मूवी बनी थी, वो एक मार्केट को इसको एनालिसिस नहीं किया था, अपने भावना या अपने भक्ति के आधार पर उस मूवी को बनाया गया था। बहुत नॉर्मल मतलब लेवल के बनाया गया था, मतलब एवरेज का आपका, बहुत ही मतलब ज़्यादा बजट नहीं था मूवी का। लेकिन इतने ज़्यादा हिट हुआ, इतनी हिट हुआ कि उसके बाद उस तरह के लोगों ने समझा कि उनको लगा कि हाँ, ऐसे लोगों में एक भावना है कि वो धार्मिक मूवी को देखना चाहते हैं। उसके बाद बहुत सारे मूवी बने। अब ऐसे ही जब कोई सीरियल बनता है तो इसके लिए भी एक आपका सोसाइटी को देखा जाता है कि लोग क्या देखना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि जो न्यूज़ चैनल में भी जो चलती है वो भी इस बात को बहुत फॉलो करते हैं कि लोगों का डिमांड क्या है, लोग देखना क्या चाहते हैं। इसलिए आप देखोगे कि इतने सारे तो न्यूज़ होती है, लेकिन वो कोशिश ये करते हैं जिसको लोग देखना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के घर में अगर शादी होता है, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के घर में, तो वहाँ पे जाके ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि लोग उसको देखना चाहते हैं। तो ये सारे, क्योंकि लोग अगर ज़्यादा देखना चाहेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा टाइम तक वो टीवी को ऑन करेंगे, उनके चैनल को देखेंगे, उससे उनका टीआरपी बढ़ेगा। उससे क्या होगा, उनके टीआरपी अगर बढ़ता है, इंक्रीज करता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट टीआरपी, तो उनको जो ऐड मिलती है उसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, तो उनका अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए वो उसको जानने के लिए कि लोग क्या पसंद करते हैं, इसलिए वो ऐसे रिसर्च को आपका वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपने प्रोग्राम को बनाने से पहले कि क्या बनाने जाए। पहले ऐसे बनाते थे, लेकिन अब जो है सारा का सारा एक कैलकुलेटेड तरीके से बनाते हैं। होप कि मैंने रियल लाइफ चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश किया कि आप समझो कि रिसर्च के कितने वैल्यू है, कितनी ज़्यादा यूज़ है, और किस किस तरह के रिसर्च कहाँ कहाँ पे की जाती है। और आप लोग भी कभी अगर रिसर्च करो या कोई बिजनेस करो तो इस पे आपको भी करने होंगे। एडवांटेजेस ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ऑफन यूज टू स्टैंडर्डाइज डेटा, ये तो हम बात कर ही चुके हैं। कलेक्शन एंड जनरलाइज्ड फाइंडिंग, एक सामान्यीकरण करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ दिस अप्रोच इंक्लूड, जैसे कि क्या क्या होती है, इसमें रिप्लिकेशन होती है। जब आपका कोई रिजल्ट ऐसा होता है कि आप, जैसे हम बोलते हैं कि H2 और O2 को मिलाओगे तो पानी बनेगा, तो 2H2 प्लस O2 ये बनेगा आपका 2H2O। या मैंने बोल दिया कि देखो भाई, एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या होती है, H2 प्लस I2 ये बनेगा आपका 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। और कहीं भी जाके मिलाओगे, कितनी बार रिपीट करोगे, ये चीज़ मिलेगा आपको। तो ये ऐसा जो हमने जो परिणाम निकाल दिया है, इसको रिपीटेशन कहते हैं। इसका जितनी बार आप इसको रिपीट करोगे मिलेगा वही चीज़। तो ये जब हम सामान्यीकरण करते हैं, जब हम इसको जनरलाइजेशन करते हैं, तो ये रिपीटेशन के जो प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करता है। रिपीटेशन द स्टडी इज पॉसिबल बिकॉज द स्टैंडर्डाइज डेटा कलेक्शन प्रोटोकॉल एंड टेंजेंशियल डेफिनेशन और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि जब हमने बताया ये हर जगह लागू होगा, H2 और I2 मिलाओगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड मिलेगा हर जगह पे। ये आपका इसी तरह से अगर आप एसिड और बेस मिलाते हो, जैसे HCl प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमने बता दिया कि हमेशा क्या पानी बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो क्या बन गया, NaCl प्लस H2O। ये कहीं भी जाके आप रिपीट करके देख लो तो ये Cl Na जुड़ जाएगा, NaCl बन जाएगा, और HOH मिलकर क्या, पानी बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका सामान्यीकरण हो गया। इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल और
स्टैंडर्डाइज हो जाना, क्योंकि ये रिपीट कर सकते हो कि कितनी बार रिपीट करोगे तो उतनी ही मिलेगा। अगर मैं बताता हूँ कि जो ग्रेविटेशन होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है कि टाइम पीरियड अगर टी होती है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल मतलब लेंथ ऑफ द पेंडुलम, अगर पेंडुलम से करेंगे तो टी टाइम पीरियड, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे अगर निकालेंगे तो टी स्क्वायर क्या होगा, इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, यानी जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले को आप कहीं भी जाके कितनी बार रिपीट कर लो, जितने बार करोगे तो जी का वैल्यू जो होगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास ही मिलेगा। ये क्या होगा, आपको इसमें डेटा में रिपीटेशन के गुण मिला, मतलब रिपीटेशन कर सकते हो, मिलेगा एक ही चीज़। लेकिन अगर बोलता हूँ मैं कि आप एक कॉइन है उसको टॉस करो, अगर एक बार हेड आएगा तो अगले बार हेड आएगा ये नहीं कह सकते, तो उसमें क्या रिपीटेशन नहीं होगा। तो जो आपका क्वांटिटेटिव जो डेटा होता है वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है रेप्लिकेशन की, मतलब ऐसे रिपीटेशन की अगर जितने बार करोगे ये पॉसिबल है उतनी बार आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ द रिजल्ट, द स्टडी कैन बी reproduced in other cultural setting times और with different group of participants। आप कहीं भी, जैसे मैंने अभी बताया आपको एसिड और बेस मिला होगा, कहीं भी जाओ मिलेगा आपका, सॉल्ट और वाटर मिलेगा, हर जगह मिलेगा। तो कैसे भी, जैसे अगर बोले पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, आप सागर से पानी लो, आप बारिश का पानी लो, आप नदी का पानी लो, आप टैप वाटर लो, कुछ भी लो, मिलेगा आपको वही। रिजल्ट कैन बी कंपेयर्ड स्टैटिस्टिकली, इसका जो रिजल्ट है उसका हम सांख्यिकीय रूप से हम दिखा सकते हैं, या इसको मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ हम इससे निकाल सकते हैं इसमें से। अब इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे लार्ज सैम्पलिंग। लार्ज सैम्पलिंग में सैंपल्स क्या होती है, क्वांटिटेटिव में क्या होती है, सैंपल ज़्यादा होती है। डेटा फ्रॉम लार्ज सैंपल कैन बी कंप्रेस्ड एंड एनालिसिस्ड यूजिंग रिलायबल एंड कंसिस्टेंट प्रोसीजर थ्रू क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। इसमें हमारा सैंपल ज़्यादा होती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यूजिंग फॉर्मलाइज्ड एंड एस्टैब्लिश्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो प्रोसीजर होती है means that you have to careful consider and report your research, जिसको इसके जो वेरिएबल्स होते हैं, रिसर्च वेरिएबल्स, प्रेडिक्शंस, डेटा कलेक्शन एंड टेस्टिंग मेथड बिफोर कमिंग टू ए कंक्लूजन। आप कंक्लूजन पे जाने से पहले इनके सारे चीज़ों को आप चेक करने हैं कि जो वेरिएबल है कि वाकई में क्या, अगर वेरिएबल हमें ऐसा लिया कि तनाव के साथ प्राणायाम का, तो क्या नाड़ी शोधन प्राणायाम से वाकई में तनाव कम हो रही है कि नहीं हो रही है। इससे हम आगे ये कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान अगर आधे घंटे अगर नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो उनको तनाव में बाहर काफ़ी कमी आएगी। ये सब चीज़ें हमारा बार बार रिपीट करके हमें तय करना होता है कि ऐसा है कि नहीं है, जिसके बाद हम इस पर कंक्लूजन लाते हैं। एक बात याद रखिएगा जी कि क्वान्टिटेटिव डेटा में साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और क्वालिटेटिव में क्या होती है, साइज छोटा होता है। इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हो कि सपोज करो अगर आपके पास 1000 रुपीज़ है और आप कुछ कपड़े खरीदने जा रहे हो, तो अगर आप क्वालिटी कपड़ा खरीदोगे तो नंबर्स कम होंगे। लेकिन अगर आप कैसे भी कपड़े खरीद लोगे कि लेकिन हमारे पास मतलब ज़्यादा कपड़े होने चाहिए, तो क्वांटिटी में अगर ध्यान दोगे तो कपड़े ज़्यादा होंगे, ज़्यादा आप ड्रेस खरीद के लाओगे। लेकिन अगर क्वालिटी में ध्यान दोगे तो उतने पैसे में आप कम ड्रेस खरीद के ला पाओगे। तो इससे आपको क्या याद रहेगा, जो क्वालिटेटिव डेटा होती है उसके नंबर्स कम होते हैं, उसका सैम्पलिंग साइज छोटा होता है, और जो क्वांटिटेटिव होती है उसमें क्या होती है, सैम्पलिंग साइज बड़ी होती है। इसके बाद हम आगे का कल हम करेंगे। धन्यवाद।